नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आपको लास्ट क्लास में मैं बताया था, लास्ट डिस्कशन में मैं बताया था 20 नंबर क्वेश्चन तक, यानी बिहार का क्षेत्रफल की कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में। इसके आगे आज देखेंगे बिहार के कंसेप्ट में क्या होता है। क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर साथ में देखेंगे, साथ में इसका जो व्याख्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसको भी देखेंगे। शुरू करते हैं, आपके सामने शो हो रहे होंगे ये क्वेश्चन सारे के सारे बीपीएससी जो एग्जाम ले रहा है टीचर रिक्रूटमेंट का, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन टाइप से आप देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बिहार के कंसेप्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जिसमें पूछा गया है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है। बिहार में जब कोयले की अनुमानित भंडार के बारे में पूछा जाता है तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन के तौर पे निकल के आता है 1260 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन, 303 करोड़ टन और 16 करोड़ टन। तो ये इसका आंसर हो सकता है। देख सकते हैं, इसका आंसर है 16 करोड़ टन। इसका लास्ट ये आंसर होगा 16 करोड़ टन, यानी कि 16 करोड़ टन। इसी कंसेप्ट में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी आई थी। जो है कि बिहार में कोयले का भंडार जो है कि शून्य है, प्रमाणित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन यानी 160 मिलियन टन है। इसी कंसेप्ट में अगर देखते हैं तो झारखंड जो है कि राज्य 2000 ईस्वी में जो है कि बन के अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बन के ये अलग हुआ था। 18 जिलों के साथ इसकी जो है कि अलग हो गया था बिहार से झारखंड, और ये 28वां राज्य बना था झारखंड। 28वां राज्य के रूप में ये इसका गठन किया गया था 2000 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। वन का क्षेत्र बिहार में कितना वर्ग मीटर है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका 2812 वर्ग मीटर, 3612 वर्ग मीटर, और सी ऑप्शन में है 2126 वर्ग मीटर, और साथ ही में है 2612 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसके जो चारों ऑप्शन है उसमें से एक भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो इसका व्याख्या देखेंगे, व्याख्या से समझने की कोशिश करेंगे। तो व्याख्या में कहा गया है कि उपर्युक्त प्रश्न एवं उसके दिए गए विकल्पों दोनों गलत हैं। प्रयुक्त प्रश्न और जो विकल्प दिए गए हैं वो सारा गलत है। इसमें सही उत्तर विकल्प के रूप में संभव नहीं है। सही रूप मतलब जो सही आंसर है इसका संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र जो है कि देख सकते हैं आपके सामने में है कि बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट 2021 मतलब ISFR रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र है 7442 वर्ग मीटर। इसके रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2021 के ISFR रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कुल वन का जो क्षेत्र है बिहार में वो है 7442 किलोमीटर यानी 7442 किलोमीटर, जो बिहार जिला के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.9% है। और उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त यानी उपग्रह जो ऊपर सैटेलाइट है उसके भौगोलिक जो होता है आंकड़ा, उसके अनुसार देखें तो प्राप्त वन क्षेत्र है 7380 वर्ग मीटर यानी 7380 वर्ग मीटर, 7380 वर्ग मीटर। तो इसी में देखें तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं 7.84% है, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से जो पिक्चर लिया जाता है उसके माध्यम से रिकॉर्ड जो मिला है वो बिहार का ये है। उसके बाद है सघन वन क्षेत्र है जो आपका 333 वर्ग मीटर है, और मध्यम वर्ग जो है मध्यम जो है आपका जो है मध्यम सघन वर्ग है जो इसका 3285 है वर्ग मीटर है, तथा खुले वन जो है आपका है कि 3761 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद फैले हुए ये सारा जो है वन का टाइप है सघन यानी घना वन है आपका 333 है। सघन वन मध्यम टाइप का जो वन है जो जंगल है उसका है 3285 है, तथा जो खुले वन है जो कहीं कहीं छिटपुट है उसको 3761 है। टोटल मिला करके आप देख सकते हैं 7380 है। तो ये कंसेप्ट निकल के आता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो लिखा गया है बिहार का सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ
देख सकते हैं सबसे जिला जो सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र पाया जाता है वो किन किन जिले में पाया जाता है, तो भभुआ यानी कैमूर जिला को कहा जाता है, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वन क्षेत्र वाले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद इत्यादि हैं। तो जिले जो है सबसे सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र जो है सो भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वन वाले शेखपुरा, सिवान, बक्सर ये सभी हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन यानी समस्त जो जंगल है क्षेत्र प्रतिशत है, कितना है प्रतिशत, तो ऑप्शन में देख सकते हैं। ए में है 7.27%, 6.87%, 3.21%, फिर 12.77% और लास्ट ऑप्शन है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर निकल के आएगा ई नंबर ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसी क्रम में इसका देखते हैं हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं ऊपर में देखा था, जो ये रिपोर्ट है वन की, भारत की वन स्थिति का रिपोर्ट 2021 में जो दिया गया है, तो बिहार के कंसेप्ट में दिया गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है कि जो है वन क्या है, तो 7.84% है, जो कि ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन होगा इसमें इनमें से कोई नहीं। इस 7.84% को हम लेंगे, जो कि ISFR जो भारत सरकार का एक एजेंसी है, रिपोर्ट देती है जंगल के बारे में। तो ये निकल के आता है इसका 7.84%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ है, देख सकते हैं ऑप्शन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर देख सकते हैं ऑप्शन के रूप में पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा और इसमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये 65वीं BPSC के एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में पूछा गया है 2019 में। इसका ऑप्शन निकल के आएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण में जो है कि जिला है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसमें है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ वन है, जो कि पश्चिमी चंपारण से आता है। इसी क्रम में इसका व्याख्या देखेंगे तो निकल के आता है प्रश्नकाल और वर्तमान, यानी जब प्रश्न ये पूछा गया था 2019 के अनुसार जो है कि वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल 904.66 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 खुले वन की जो है कि रिकॉर्ड मिलता है बिहार में। तो ये सारे वन जो है कि आपका पश्चिम चंपारण से स्थिति को देखा गया है कि पतझड़ वाले वन इस टाइप के हैं जो पश्चिमी चंपारण से निकल के आता है। और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये सघन वन जो कुल वन जो है पश्चिम चंपारण में है, जो कुल वन है 904 किलोमीटर है पर किलोमीटर है। और उसी कंसेप्ट में अगर हम देखते हैं तो इधर से सारे जो सघन, मध्यम और खुला वन जो निकल के आता है, ये सारे के सारे इधर आपको इस टाइप से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन निकल के आता है भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। ऑप्शन निकल के आता है भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा कटिहार। जो क्या पूछा जा रहा है, तो सबसे पूर्वी भाग का कौन सा जिला है, कौन सा शहर है, तो ये कटिहार है जो सबसे बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे तो इसकी व्याख्या अगर देखते हैं तो व्याख्या में निकल के आता है। तो आपको इस कंसेप्ट में क्या करना होगा, तो बिहार के मैप को ध्यान में रखना होगा, जिसकी वजह से आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में भागलपुर स्थित है तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पूर्णिया स्थित है और पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। ये मानचित्र से स्पष्ट होता है कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ये पूरे बिहार का एक तरीके से मैप बताया गया है इसमें कि दक्षिण पश्चिम भाग में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्वी भाग में आपका पूर्णिया पड़ता है और पटना लगभग जो है कि मध्य भाग में स्थित है। ये आपको सारी जानकारी मैंने पहले बता दिया है, मानचित्र के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा।
इसी क्रम में देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कि 170 किलो वर्ग मीटर 172 वर्ग मीटर और जो है कि 174 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 178 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें से कोई नहीं है इसमें ऑप्शन में। तो इसका जो देखेंगे तो बिहार की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के माध्यम से जब हम जानने की कोशिश करेंगे, इसकी व्याख्या से पता चलता है। जो 1995 में पूछा गया बीपीएससी का प्रीलिमिनरी क्वेश्चन है। इसमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर बिहार का कुल तात्कालिक जो क्षेत्रफल है वो देखेंगे तो 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है तथा 15 नवंबर 2000 देख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्मित हुआ था, जो 18 जिले के साथ अलग हो गया था। उसके बाद जो है पहले था 1,73,877 था वर्ग किलोमीटर, और जो 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हो गया, उसके बाद हमारा जो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल बच गया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान के रखने की बात है। यहाँ देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ पे। जो एक जो है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का राज्य निर्मित हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हो गया। उसके बाद 54% जो है कि शेष बच गया, जो बिहार का टोटल क्षेत्रफल जितना था बिहार और झारखंड को मिला करके, उसमें 54% मात्र ही बिहार बच गया 18 जिला झारखंड को देने के बाद। और उसका कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल जो अभी के अनुसार जो देखें, अभी जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उनका बिहार का, तो ये 94,163 किलोमीटर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक यानी अभ्रकिया पहाड़ जिसको बोलते हैं, तो ये देखेंगे तो कहाँ पर है, ये इसके बारे में समझेंगे। खनिज अभ्रक प्राप्त होता है धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से और कुल्टी से। तो ये आंसर इसमें 2 या 3 हो सकते हैं, तो निम्नलिखित में से के उत्तर दीजिए। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है, जो कि केवल 2 से यानी कि केवल 2 यानी हजारीबाग में इसका जो झारखंड में पड़ता है, हजारीबाग में अभ्रकिया पहाड़ के नाम से है, एक पहाड़ है उसी से निकलता है। इसी क्रम में इसकी व्याख्या जब देखते हैं तो व्याख्या में निकल के आता है कि अभ्रक हजारीबाग देख सकते हैं, अभ्रक जो है हजारीबाग, अभ्रक जो है कहाँ से, तो हजारीबाग गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। जो ये सारे जो जगह हैं ये झारखंड में पड़ता है। देख सकते हैं हजारीबाग का कुछ हिस्सा अपने बिहार में भी पड़ता है, यहाँ देखेंगे। अगर आपको जानकारी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करते जाएंगे, साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 80% लगभग की है कि झारखंड में देख सकते हैं 80% लगभग अभ्रक जो है झारखंड से प्राप्त होता है। 80% अभ्रक जो है कहाँ से होता है, झारखंड से प्राप्त होता है। निश्चित रूप से इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है, देख सकते हैं छोटा नागपुर पठार, कनार के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर रोहतास पठार और पूर्वी कनार के समांतर और राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी समांतर में। तो इसका आंसर देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन निकल के आएगा। बी नंबर ऑप्शन कहता है आपका, बी नंबर ऑप्शन कहता है भारत नेपाल सीमा के समांतर बिहार का तराई प्रदेश कहाँ स्थित है, तो बिहार के भारत और नेपाल के सीमा के समांतर जो है कि तराई वाला जो एरिया है जो बिहार से संबंधित रखता है। इसी क्रम में इसकी व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या निकल के आएगा, बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर में स्थित है और बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। निश्चित रूप से इसी संदर्भ में आगे का क्वेश्चन निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर निकल के आएगा आपके सामने। देख सकते हैं आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बिहार के सुमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है। बिहार में सुमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है, यानी सुमेश्वर पहाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। सुमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये देख सकते हैं पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है पहाड़ श्रेणी, सीधे यहाँ पर कह रहा है कि बिहार के सुमेश्वर श्रेणी है, तो ये पहाड़ी है, सुमेश्वर श्रेणी पहाड़ी है, हिल्स हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर कह रहा है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, मतलब इसका कब का है ये पहाड़ी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये है सुमेश्वर श्रेणी सीधे लिखा हुआ है, या पहाड़ी है ये, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी पुरानी है,
खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। इनमें से इन सबों में से नहीं, यानी डी आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर डी है, यानी इनमें से इन सबों में से नहीं। इन सभी पहाड़ियों में जो कंसेप्ट दिया गया है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, सोमेश्वर पहाड़ी नहीं, ये भी नहीं है। तो इसी क्रम में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो सारे कंसेप्ट क्लियर होने की चांस अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बिहार के सोमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी के शिवालिक श्रेणी या निर्माण एक ही काल में देख सकते हैं प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। इन पहाड़ियों का सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी दोनों का निर्माण एक ही काल में हुआ था। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर, ये तीनों पहाड़ी के बाद की जो पहाड़ी है, इससे पहले की पहाड़ी नहीं है। ये सोमेश्वर और शिवालिक इसके बाद की पहाड़ी है। ये प्लीस्टोसीन काल में इसकी निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखेंगे इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ निकल के आता है 30 नंबर क्वेश्चन में कि मुंडा जनजाति कहाँ अधिकांशतः बसी हुई है। मुंडा जनजाति जो है कि कहाँ बसी हुई है, अधिकांश मतलब मैक्सिमम तौर पे कहाँ इनकी जो है कि अधिकांश बस्ती है। तो देख सकते हैं इसके आंसर ऑप्शन के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम है और बिहार है। तो निश्चित रूप से जब बिहार की जीके पढ़ रहे हैं तो बिहार ही होगा। इसी क्रम में जब हम इसकी आंसर देखने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं तो निकल के आता है तात्कालिक बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पलामू, पूर्वी सिंहभूमि, गुलाम जिले में मुंडा जनजाति संकेतित है। जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो बिहार से अलग हो गया, झारखंड को बिहार के कटकर नवनिर्मित राज्य झारखंड जो बना, झारखंड बना, उसमें पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात मुंडा जनजाति बिहार के 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जाती है। और उसके बाद जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाली जनजाति जो अभी के दौर में देखेंगे तो संथाल जनजाति है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या के साथ बिहार में वास करती है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं ये 5वीं है। तो सबसे पहला जो है अभी जो है संथाल जनजाति, जो कि सबसे अधिक पाई जाती है बिहार के संदर्भ में। इसी क्रम में जब देखेंगे कि झारखंड राज्य में जनजाति की कुल जनसंख्या का दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देख सकते हैं झारखंड राज्य में इसी जनजाति को जब देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति बनती है मुंडा जनजाति की, तो वहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में निकल के आती है। यानी कि मुंडा जनजाति का ज़्यादा मैक्सिमम जो है कि पार्ट वो झारखंड में गया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी संदर्भ में निकल के आता है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बिहार से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो है कि नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा राजमार्ग है जो कि बिहार से होकर गुजरती है, जो 1999 में पूछी गई है क्वेश्चन बीपीएससी के थ्रू। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसका आंसर है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23, जो है कि बिहार से होकर गुजरती है। इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो और जानकारी हमारे सामने निकल के आती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालिक संयुक्त बिहार के चास से रांची, यानी चास से रांची, गुलमा, पलकोट, थिंथौरनगर से को जोड़ता है। यानी जो है कि ये जगह सब जो है सारे के सारे जो है कि झारखंड से हैं। जिससे पहले से 1999 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय की बात यहाँ पर लिखी हुई है कि चास और रांची, गुलाम, पालकोट, ये थिंचौर, ये तीनों जगह को जोड़ता था ये राजमार्ग 23। और उसके बाद क्या कंडीशन बन रहा है तो निश्चित तौर पे इसी व्याख्या में देखने को मिलेगा हमको। देख सकते हैं 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार के निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ते हैं। ये देख सकते हैं 30 नवंबर 2018 के अनुसार 2018 में अनुसार बिहार के निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जो कि 23, 27 है। उसके बाद है 31, 33, 231, 327, 227 और 22 और 120 और 19 QG आदि इतने सारे राजमार्ग जो है कि बिहार से गुजरते हैं। यानी राजमार्ग जो कह सकते हैं NH के बारे में जो फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल हाईवे कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो होता है देख सकते हैं
NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जब ये अथॉरिटी, इसका हाईवे अथॉरिटी है इंडिया सरकार का, भारत सरकार का, तो ये जब आंकड़ा उपलब्ध कराई तो 5940 किलोमीटर राजमार्ग जो है कि 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। 487 किलोमीटर, ये बिहार के संदर्भ में बताई गई जानकारी है। टोटल राजमार्ग जो बिहार में है नेशनल हाईवे, वो है 5940 किलोमीटर। टोटल राजमार्ग जो बिहार से होकर के गुजरती है उसकी टोटल लंबाई है 5940 किलोमीटर। और जो कि सबसे लंबा राजमार्ग जो बिहार से होकर के गुजरती है, सबसे अधिक लंबाई वाली जो बिहार से होकर के गुजरने वाली राजमार्ग है, वो 27 EW ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। उसके बाद जो है कि इसकी लंबाई जो है बिहार में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का 487 किलोमीटर है। इसी संदर्भ में 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखा गया तो ये इसमें बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई जो देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5940, मैं अभी आपको बताया था नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें ऑप्शन में कहीं पर ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसका आंसर इसीलिए नहीं दिया हुआ है और इसी में कहा गया है आपका ऊपर वाले प्रश्न को देखने के लिए। तो ये सेम क्वेश्चन आपको मिल गया, इसका आंसर 5940 किलोमीटर होगा, जो कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है कितना है, 5940 किलोमीटर। और इसी संदर्भ में जब हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, तो निकल के आता है छोटा नागपुर के जंगल हैं। छोटा नागपुर के जंगल हैं यानी किस टाइप का छोटा नागपुर का जंगल है, देख सकते हैं ऑप्शन में है आपका सदाबहार, पतझर, सवाना, कांटेदार। तो ये ऑप्शन में आपका निकल के आता है आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आएगा इसका सी नंबर आंसर, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी पहला और दूसरा यानी क्या कहते हैं, सदाबहार और पतझड़ दोनों टाइप के वन जो है कि छोटा नागपुर में देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो और जानकारी हम लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और इसी टाइप से बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे, ताकि आपको नए नए जानकारी, नए नए क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के में पूछे जाने वाले हैं, तो इस टाइप से हम रिवाइज करते हैं। फिर आपको भी मैं बताते चलता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देख सकते हैं छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिन्हें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। जिसमें कौन कौन से पेड़ प्रमुख हैं, तो देख सकते हैं महुआ से, खैर, सेमल और शीशम, आम, बरगद, इस टाइप के जो पेड़ हैं वो मेन है इस जंगल में। और साथ ही यह सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। और घास भूमियों में देख सकते हैं, घास भूमियों यानी झाड़ियों, जो घास टाइप के जो होते हैं उसमें कह सकते हैं इस क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। यानी सवाना प्रकार के जो वन होते हैं उसमें क्या होता है, तो घास लगे रहते हैं, और घास पर जो घास के साथ साथ जो पेड़ रहते हैं बड़े बड़े, जो आम, सेमल, शीशम, बरगद इस टाइप के जो पेड़ होते हैं, महुआ, तो ये सारे वन जो होते हैं तो ये इसको कहते हैं सवाना टाइप का जो वन होता है वो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का संदर्भ में निकल के आता है, बिहार में भारी मिशन, देख सकते हैं बिहार में भारी मिशन निर्माण प्लांट स्थित है। भारी मशीन यानी भारी मशीन का जो निर्माण का जो प्लांट है वो कहाँ है, देख सकते हैं जमशेदपुर में नहीं है, बोकारो में नहीं है, और बैरौनी में नहीं है, रांची में नहीं है। तो इसका स्थान है बिहार जो जिस समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस संदर्भ के बारे में पूछा गया था, तो झारखंड एक साथ ही था। तो उस समय में देखें तो रांची में था, जो कि भारी भारी मशीनों का निर्माण करता था। और इसी संदर्भ में जब हम व्याख्या देखेंगे तो और जानकारी हमारे पास निकल के आएगी। तत्कालिक बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है कि वो कॉरपोरेशन लिमिटेड, देख सकते हैं हैवी इंजन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1998 में रांची में की गई थी, जो कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर प्रमुख उद्योगों को आपूर्ति करती थी।
ये उस समय की बात है। अभी हमारे बिहार में इस टाइप के जो कंपनी है वो नहीं है। जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है कंपनी, ये झारखंड में है, जो कि रांची में स्थित है। इसकी गठन 1998 में की गई थी, 58 में की गई थी, 58 में, 1958 में। इसी संदर्भ में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने में 35 नंबर, जो कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की जो पूर्ति होती है, उसमें देख सकते हैं ऑप्शन में पूछा गया है वैडलीला, वेलाडीला से, क्योंझोर से, मयूरभंज से और सिंहभूमि से। तो इसका आंसर निकल के आता है सिंहभूमि से। इसकी जो है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने जो है उसमें अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है, तो सिंहभूमि से जो है कि पूर्ति होती है। इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो टाटा लौह इस्पात कारखाने का लौह अयस्क पूर्ति सिंहभूमि क्षेत्र से होती है। यही सिंपल सी बात कही गई यहाँ पे। इसी संदर्भ में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निकल के आता है हमारा कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से जिला है ऐसा जहां पर जो है कि राष्ट्रीय एक उद्यान है। देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण इसका निश्चित रूप से आंसर होगा। और इसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो वाल्मीकि अभयारण्य जो है कि वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जब आप जाइएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। वर्तमान में बिहार के मात्र एक राष्ट्रीय पार्क है जहाँ पर जो है वाल्मीकि अभयारण्य है। यहाँ पर जो है कि बंगाल टाइगर का भी अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य जो कहते हैं, एक ही यही है। तो यहाँ पर भी है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहे होंगे, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है बिहार का कौन सा शहर। तो देख सकते हैं इसका आंसर आपके सामने में निकल के आएगा। तो हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। तो इसी में अगर हम देखते हैं तो ये बिहार जो पूछा गया क्वेश्चन है इसमें स्टार मार्क इसलिए किया गया है कि ये जो ऑप्शन में जो दिया गया है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसी संदर्भ में जब हम व्याख्या देखेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास कि वर्ष 2000 इस टाइम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में क्या था, बिहार और झारखंड अलग हुए थे। ठीक है, तो ये हजारीबाग में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। इस देख सकते हैं इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसमें देख सकते हैं उस टाइम में जो था हजारीबाग जो था झारखंड का है एरिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उस टाइम में हजारीबाग में था, लेकिन उसी समय 2000 ईस्वी में ही बिहार झारखंड से अलग हो गया था। तो वर्तमान में ये हजारीबाग में स्थित है, वर्तमान में ये झारखंड में अभी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के संदर्भ में तो ये झारखंड के संदर्भ में चला जाता है क्वेश्चन। इसी संदर्भ में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन तो निकल के आएगा आपके सामने में। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। देख सकते हैं ये 38 नंबर क्वेश्चन आपका जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। मुंगेर जिले में जो वन्य अभयारण्य है उनके बारे में पूछ रहा है। वन्य जीव अभयारण्य जो है मुंगेर जिले में, तो ये कौन सा है। तो देख सकते हैं वाल्मीकि तो नहीं है, वाल्मीकि तो पश्चिम चंपारण में था। राजगीर भी नहीं है। और देख सकते हैं भीम बांध जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ है, तो मुंगेर जिले में स्थित है। ये 2019 के 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जब हम व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में निकल के आता है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी, बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। और दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि प्राणी वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण है, जो कि मैं पहले ही बता दिया, और गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में स्थित है, तथा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य जो है कि नालंदा जिले में स्थित है, गया जिले में स्थित है जिसका नाम है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, और वाल्मीकि जो है कि जो पश्चिमी चंपारण में है, और बचा हुआ भीम बांध जीव अभयारण्य है जो कि मुंगेर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और क्षेत्रफल इसका 681.99 वर्ग किलोमीटर है। और इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव वाइल्ड लाइफ से प्रसिद्ध है। बिहार के कौन सा स्थान, देख सकते हैं बिहार का कौन सा वन्य जीव वाइल्ड लाइफ से प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है आपका भागलपुर, बोधगया, हजारीबाग, पटना। तो इसका ऑप्शन निकल के आएगा हजारीबाग। ये क्वेश्चन उस समय का है,
जिस समय में बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था। यहाँ पर अगर आपको पूछ सकता है तो ये ऑप्शन पूछ सकता है कि बिहार के विभाजन से पहले वन्य जीव अभयारण्य के प्रसिद्ध स्थान कौन सा था। इस टाइप से क्वेश्चन अगर बनाए बीपीएससी तो पूछ सकता है, तो इसका आंसर निकल के आएगा हजारीबाग। जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसकी व्याख्या हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल जाता है। तो नेक्स्ट रूप से देखेंगे अगला क्वेश्चन जो निकल के आएगा, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो कि बिहार में स्थित है। तो इसका जब नाम हम देखते हैं तो पहला थर्मल पावर स्टेशन आपका बरौनी तो होगा ही, चंद्रापुर, संतालडी। तो इसका आंसर देख सकते हैं इसमें जो है कि क्वेश्चन है ये जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय की क्वेश्चन है। तो अभी जो है हमारा बरौनी में है, एक तो मुझे पता है और बाकी 2 आपको पता हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये बिहार झारखंड के विभाजन से पहले की बात है, तो उस समय बोकारो, चंद्रपुर और सतालडी ये 3 जगह थे जहाँ पर जो है कि कोयले से चलने वाले थर्मल पावर स्टेशन था। तो अभी के कंसेप्ट में अगर यहाँ पर बताया गया होगा तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं बोकारो, चंद्रापुर, संतालडी 3 पावर स्टेशन है जो कि कोयला आधारित था और वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। ये तीनों जो है झारखंड राज्य में चले गए हैं और उसके बाद जो है कि हमारे बिहार सरकार द्वारा स्थापना की गई नई पावर स्टेशन की, तो ये एक बरौनी है, बाढ़ है और कहलगांव है। ये देख सकते हैं 3 पावर स्टेशन जो कोयला आधारित है। देख सकते हैं बाढ़ में आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी का जो था, बरौनी में तो आपको देखते ही हैं, कहलगांव में मेरे को नाम नहीं पता, आपको पता हो तो निश्चित रूप से आप देख के बता सकते हैं। देख सकते हैं इसमें थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा मैंने देखा है, पटना जाते वक्त ट्रेन से आप जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको बाढ़ तक के समीप जाइएगा तो एनटीपीसी का एक बड़ा सा प्लांट दिखेगा, बरौनी का भी दिखेगा। आपको जो जब राजेंद्र नगर टर्मिनल राजेंद्र नगर जो पुल है, राजेंद्र पुल जो है उसको पार करिएगा तो आपको उसी जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी संदर्भ में। आज 50 तक करेंगे हम लोग क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक करेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं क्या निकल के आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन यानी देख सकते हैं मैथन उत्पादन कौन सा करता है। तो देख सकते हैं मेथेन गैस के बारे में यहाँ पर कराए, ताप शक्ति, अणु शक्ति, जल शक्ति, सौर शक्ति। तो ऑप्शन है आपका बी नंबर ऑप्शन, जल शक्ति। देख सकते हैं जल शक्ति, बिहार में मैथन उत्पादन करता है जल शक्ति। निश्चित रूप से इसके संदर्भ में जब हम देखते हैं इसकी व्याख्या तो निकल के आता है मैथन डैम। ये जो है मैथन डैम के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। मैथन यानी जल शक्ति, जल पावर जो है कि पनबिजली जिसको कहते हैं हम लोग, पनबिजली पानी से चलने वाली जो बिजली प्राप्त होती है, पानी से हमको जब बिजली प्राप्त होती है तो मैथन एक प्रकार का डैम का नाम है जो निर्माण किया गया था दामोदर के सहायक बरकार नदी पर किया गया है। दामोदर नदी है जो उनके जो सहायक नदी है बरकार नदी, उस पर किया गया ये डैम है मैथन डैम। ये क्या है तो यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। अभी के कंसेप्ट में यहाँ पर दिया गया है मैथन जिला कहाँ स्थित है तो झारखंड में स्थित है। मैथन जो है बांध जो है कि धनबाद जिला के कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। और जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बरकार नदी पर किया गया है। एक ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो इसी कंसेप्ट में कहा गया कि यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, वो बात मेरे को पता है। चलो, मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। मैथन बांध जो है कि धनबाद में पड़ता है, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। देख सकते हैं मैथन जो बांध है सो है झारखंड में, लेकिन मैथन जल विद्युत स्टेशन है वो पश्चिम बंगाल में है। एक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है बीपीएससी द्वारा। देख सकते हैं मैथन जल विद्युत पूछे स्टेशन तो ये पश्चिम बंगाल, और बांध पूछे तो झारखंड, जो कि दामोदर नदी के सहायक नदी जो है बरकार नदी, उस पर बनाया गया है। निश्चित रूप से 42 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो निकल के आता है हमारा, देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन
लेकर झारखंड बना था। देख सकते हैं पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था। तो 54% जब हम घटा देते हैं तो निश्चित रूप से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। 50 देख सकते हैं 54 पॉइंट कुछ था, तो 54 यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो 45.85% जो है कि बिहार का जमीन लेकर के बन गया था उसका झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य बनने से पूर्व पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 था और अभी के कंसेप्ट में देखें तो 1,94,163 बच गया है हमारा बिहार अभी झारखंड को अलग होने के बाद। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो परसेंटेज निकल के आता है 45.85% जो कि झारखंड को मिला था, उसका क्षेत्रफल है अभी इस टाइप से। देख सकते हैं दोनों को माइनस करिएगा तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है बिहार की झारखंड की क्षेत्रफल जो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे। तो इसका आंसर 37 जिले होंगे। 37 जिले जो था कि बिहार में था सबसे पहले। देख सकते हैं अभी एक जिला और बढ़ गया है जो कि है 38 जिला है अभी। देख सकते हैं झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले थे और झारखंड को मिला था 18 जिला। तो इसमें देखेंगे तो 38वां जिला आपका कौन सा है, तो इसमें भी देखेंगे जहानाबाद को जो विभाजित करके बनाया गया था अरवल जिला, तो ये 2001 ईस्वी में बनाया गया। तो अरवल जिला जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया। तो इसमें जो है हमारा बिहार 38 जिले के साथ हो गया और झारखंड को 18 जिले मिले थे। तो इसी में देख सकते हैं पूर्व में बिहार के 55 जिले थे जिसमें 18 जिले उसको मिल गए थे और 37 जिले हम लोग को मिला था बिहार को। ठीक है, तो उसी क्रम में जब हम देखेंगे 2001 ईस्वी में, अगस्त के 2001 ईस्वी में जो है कि 38वां जिला अरवल के रूप में बन के आया था जहानाबाद को विभाजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, तो इसी कंसेप्ट में देखेंगे तो आंसर निकल के आएगा हमारा 89.20 लाख हेक्टेयर, यानी 89.2 लाख हेक्टेयर। तो इसी का संदर्भ में जब हम इसका जब देखते हैं व्याख्या तो निकल के आता है संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भूमि भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान 2020 से 2021 बिहार लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। जो संभावित क्षमता है 117.54 लाख हेक्टेयर है। इसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो म्यूरी देख सकते हैं, मुड़ी जाना जाता है। मुड़ी क्या है, तो मुड़ी जाना जाता है किस नाम से, बॉक्साइट खनन हेतु जगह का नाम है ये मुड़ी। देख सकते हैं एल्युमिनियम प्लांट है, अल्कोहल प्लांट है, स्पंजा लॉ, अल्कोहल की तो बैन ही हो गई है हमारे यहाँ, यानी दारू का। देख सकते हैं शराब की जो बंदी होगी बिहार में। उसके बाद यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन निकल के आता है, एल्युमिनियम का प्लांट के लिए कहाँ क्या जाना जाता है, मुड़ी जाना जाता है। ये भी हमारे ख्याल से झारखंड में स्थित हो गया। अब ये देख सकते हैं मुड़ी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। हिंडाल्को एक कंपनी के नाम है जो कि धातुओं का खोज करती है, धातुओं का जो है कि उत्पादन करती है। तो ये वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, हिंडाल्को कंपनी का नाम है जो कि मुड़ी जगह पर स्थित है जो कि झारखंड में पड़ता है। निश्चित रूप से 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थित है। देख सकते हैं कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थित है, तो एल्युमिनियम का उद्योग। ये देख सकते हैं आपके सामने में ये क्वेश्चन रहा और ये आंसर रहा आपका, मुड़ी में स्थित कौन सा है, तो एल्युमिनियम का उद्योग। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन निकल के आएगा जो कि है पटना का देख सकते हैं पटना का स्थानीय समय। पटना का स्थानीय समय क्या है, तो भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वहीं भारतीय मानक समय से समय है जो कि भारतीय समय है वही है। तो इसका आंसर निकल के आता है भारतीय मानक समय से आगे है। निश्चित रूप से जब हम किसी भी क्षेत्र से 11 किलोमीटर इधर उधर होते हैं जब तो हमारा जो है टाइम कुछ न कुछ मिनट से आगे पीछे हो जाता है। तो निश्चित रूप से जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो हमको और सारी जानकारी मिलेंगे। तो देखेंगे इसकी व्याख्या के तौर पे निकल के आएगा
कि पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है, जो कि भारत के मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर और प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर होते हुए गुजरती है, जो कि निर्धारित होता है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, 5.5 घंटे प्लस 5.5 घंटे आगे रहता है हम लोग, जो ग्रीनविच टाइम है उससे। और पटना देख सकते हैं उसी संदर्भ में है, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि 85 डिग्री देख सकते हैं 85 डिग्री और 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है पटना। पटना का जो लोकेशन है देख सकते हैं 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है पटना। तो इसकी वजह से हमारा जो है कि टाइम, जो इंडिया का टाइम है GMT 5.5 घंटे आगे है, जो ग्रीनविच टाइम से, तो उससे भी आगे हमारा समय आगे चलता है, देख सकते हैं पटना का समय। उसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो निकल के आता है आपके सामने, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले, देख सकते हैं बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था, देख सकते हैं यहाँ पे है ऑप्शन, कितने जिले से सीमाबद्ध था, 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका C नंबर आंसर, यानी 9 जिलों से 2018 के टाइम के बाद की पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अभी के टाइम में जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद अथवा अरवल। अरवल जिला जो बढ़ गया तो ये अभी आपका 9 है, उस समय अभी के समय में देखेंगे तो ये 10 हो गया है। अभी के समय में इसके कितने जिलों से घिरा हुआ है, कितने जिले से इसका सीमा लगती है, तो 10 जिला होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे तौर पे तो निकल के आएगा, बिहार में कृषि भूमि आयोग, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, देख सकते हैं बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है कि सिंचित है। तो ऑप्शन है आपका 50% से अधिक, 40% से 50%, 30% से 40% और 30% से कम। तो इसका आंसर निकल के आएगा 50% से अधिक है, जो कि कृषि भूमि का सिंचित प्रतिशत से है। तो इसी क्रम में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो निकल के आएगा, बिहार सरकार की अधिकांश आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों, यानी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जो आंकड़ा दिया गया है, तो बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी शुद्ध जो उपजाऊ क्षेत्र है वो है 56.3 लाख हेक्टेयर, तथा शुद्ध सिंचित है 33.5 लाख हेक्टेयर, जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से कितना है 59.80% है, 59.80% है, देख सकते हैं जो है कि कितना है 59.80% है। तो इसी हिसाब से जब हम निकालेंगे तो 50% से अधिक जो है कि भूमि क्या है, तो कृषि योग्य भूमि का सिंचित प्रतिशत है, यानी सिंचाई करने वाला योग्य भूमि है। निश्चित तौर पे लास्ट क्वेश्चन के तौर पे हम अगर देखें तो लास्ट क्वेश्चन के तौर पे हम देखेंगे तो निकल के आएगा आपके सामने में, पूर्व में बंगाल का दुख, यानी सैरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार की उद्गम में होने वाली नदी कौन सा है, देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि पूर्व में बंगाल दुख यानी सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी का नाम क्या है, जो बिहार से निकलने वाली ऐसी नदी का नाम बताइए जो कि बंगाल के दुख का कारण है। तो बरकार है, दामोदर है, मयूराक्षी है और सुवर्णरेखा है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, दामोदर नदी, जो कि बिहार से निकलती है और बंगाल होते हुए आगे की ओर जाती है। तो इसी क्रम में इसकी व्याख्या जब हम देखते हैं तो व्याख्या निकल के आता है आपके सामने में कि दामोदर नदी क्या है, तो दामोदर नदी आपका जो है कि बिहार से निकलती है और बंगाल में जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर है, दामोदर नदी बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड की लातेहार जिले से उद्गमित होता है। झारखंड के अभी की जो सिचुएशन है, उस समय की बात थी जब बिहार में झारखंड था, तो उसमें बिहार के कंसेप्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है और बंगाल का दुख का कारण बनती है, यानी कि बंगाल में बाढ़ वगैरह लाती है। तो ये दामोदर नदी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखें तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप इसको होमवर्क के तौर पे लेंगे और इसका आंसर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बिहार में उत्पादन
की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, आप नए हैं तो निश्चित रूप से। और इसी प्रकार के वीडियो आपको डेली के डेली मिलते रहेंगे। बीपीएससी जब तक एग्ज़ाम लेती है तब तक मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए भी कुछ न कुछ आपको देता रहूँ मैं, और साथ ही मेरे को भी तैयारी करना रहता है तो मैं आपको अपने तैयारी के साथ आप लोग को भी वीडियो देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।